हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। एंड आज के सेशन में हम समझेंगे संसद के भाग 2 को समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कर लिया था, तो आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करना है। आज दल बदल के आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में हमें जानना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। यानी कि 10th शेड्यूल की बात की जा रही है। सदस्यों को दल बदल के विधि के निम्नलिखित उपबंध के तहत डिस्क्वालिफिकेशन करार दिया जा सकता है। क्या क्या हो सकता है वो कंडीशन, इनफैक्ट वो हमें जानना है। तो यहाँ पे कंडीशन आपके सामने दिया गया है, आप इसको अच्छे से समझने का आई थिंक प्रयास करेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा? अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है। तो यदि वो उस दल के लिए हालांकि स्वेच्छा से वो अगर वो उसका त्याग करे तो उस कंडीशन में माना जाएगा। दूसरा क्या है कंडीशन? अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, मतदान करता है या नहीं करता है, उस कंडीशन में भी है ये। तीसरा है कि अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वो भी कंडीशन है। एक चौथा कंडीशन क्या है? अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। तो इनफैक्ट ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4 ऐसे कंडीशन है जहाँ पे जो दल बदल के रेफरेंस में जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 10वीं अनुसूची के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत के राष्ट्रपति। यू गॉट माई पॉइंट। ये वैलिड पॉइंट रहा आपके लिए कि जो 10वीं अनुसूची है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के सवालों का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कौन करता है? तो राज्यसभा में सभापति एंड लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, न कि प्रेसिडेंट करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। 1992 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे दिया गया है समीक्षा की जा सकती है। ओके तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो निर्णय होगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा कि क्या अगर मैं बात करूँ जैसे मान लीजिए राज्य विधायिका की, उसके रेफरेंस में क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूँ स्थानों का रिक्त होना। तो स्थानों का रिक्त होने के लिए क्या क्या कंडीशन है आप यहाँ पे देखेंगे कि दोहरी सदस्यता। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि संविधान के अनुसार और ये अलग अलग स्टेटमेंट दे दे, तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज ये बात की जा रही है पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, आरपीए जो एक्ट है 1951, उसके अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। यू गॉट माय पॉइंट। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? जैसे यहाँ पे देखेंगे, पहला, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीटें खाली हो जाएगी। ओके। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये सारे वैलिड कंडीशन है और यहाँ से मैक्सिमम मेजर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तीसरा कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती है। तो वो एक सीट जो है वो अपने ऊपर उसके अनुसार वो चेंज कर सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ इस प्रकार, कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे, यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे बात हो रही है अब
जो केंद्रीय विधायिका है और राज्य विधायिका, उसके तुलनात्मक रूप से लिया जा रहा है कि दोनों एक साथ पद नहीं धारण कर सकते। आप यहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या है। अगर उसे 14 दिनों के अंदर क्या करना होगा, उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ओके, तो ये 4 कंडीशन है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे निरर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट जो निरर्हता में संविधान की 10वीं सूची में दर्ज जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें दल बदल भी शामिल है। ओके, अगर मैं तीसरा बात करूं पद त्याग की, कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना त्याग सकता है, स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने तक उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि ये प्रतिबद्ध नहीं है उनके त्याग को स्वीकार करने के लिए। ओके, बशर्ते उसे लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है तो उस कंडीशन में वो उसको रिटर्न भी कर सकता है। राइट। तीसरा है अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। मतलब आपको 60 डेज तक का जो है उसमें वो टाइमिंग रहता है। तो 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को भी शामिल किया जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो अब आपको पता होगा 60 दिन में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि यहाँ देखेंगे सदन के स्थगन वो भी शामिल होगा। दूसरा, सत्रावसान की लगातार जो 4 दिनों से अधिक की अवधि है एक तरह से देखेंगे उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है कि इस किस किस कंडीशन में आपको 60 डेज में उसको काउंट नहीं किया जाता है। ओके, एंड बात करूँ 5th नंबर की, तो आप देखेंगे यहाँ पे अन्य स्थितियाँ भी यहाँ पे आपके समक्ष दी गई है। जैसे देखेंगे किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। पहला, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, इस कंडीशन में। दूसरा, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तीसरा, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उस कंडीशन में भी। यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है उस कंडीशन में भी वो अपने पद को रिक्त कर सकता है, स्थान को खाली कर सकता है। अगर कोई निरह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसे चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता है। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय क्या क्या कंडीशन है आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे कि इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। ओके, तो वो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं शपथ या प्रतिज्ञान ओथ की बात हो रही है। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ प्रतिज्ञान में सदन प्रतिज्ञा करता है कि मैं, यहाँ पे 3 कंडीशन है, लेकिन सबसे पहले आपको इनफैक्ट यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि वो किसके समक्ष जो है वो अपने शपथ ग्रहण को लेता है। तो एक तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो उसके संदर्भ में भी वो शपथ पत्र लेता है। लेकिन प्रतिज्ञा क्या लेता है आप देखेंगे, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। दूसरा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता अछूट रखूँगा। कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो ये 3 कंडीशन अलग अलग, जैसे देखेंगे आप कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो अलग शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री अलग लेते हैं और जो मंत्री परिषद होता है वो अलग लेता है। इनफैक्ट यहाँ से PYQ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
राइट। तो यूपीएससी का पीवाई की वन ऑफ द बेस्ट गाइड फॉर आपकी प्रिपरेशन जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और देखने का प्रयास करें और उन सेक्शंस को आप ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। ओके ओके फ्रेंड्स, जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। यू गॉट माय पॉइंट। और नहीं मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उत्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा परिस्थिति आ गया जिसमें कोई सदस्य बैठ गया, ओके, बिना शपथ का ही, तो उसे 500 रुपया प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता है या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है। दूसरा, जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है, तो इस कंडीशन में उस पर जुर्माना भी लगता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेतन भत्तों की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है कि संसद में दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन की कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देता है। यू गॉट माय पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से पीटीए क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को एक तरह से देखेंगे तो संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन और भत्ते हैं वो तो मिलेगा, लेकिन पेंशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ संविधान में इनके लिए कोई भी पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो स्टेटमेंट इनफैक्ट ये बन सकता है कि संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो पेंशन है वो संसद निर्धारित करती है, तो संविधान के अनुसार नहीं है। राइट। आप यहाँ देखेंगे संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है, लेकिन वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया था। 2010 में संसद ने सदस्यों का वेतन इतना कर दिया। तो ये वेतन की मोस्टली बात की जा रही है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर आप एक बार देख सकते हैं। ये पूरा फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसको देख लेंगे। सबसे अपने काम की जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, संसद के पीठासीन अधिकारी। और ये जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए होंगे 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 यूपीएससी, तो यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति व उपसभापति। ओके, तो पीठासीन अधिकारी क्लियर होना चाहिए क्या होता है। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। ओके, अब आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन एवं पदावधि को लेकर, और मैं वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ओके, डायरेक्ट स्टेटमेंट एम लक्ष्मीकांत से उठाए गए हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदनों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव होता है। यू गॉट माय पॉइंट। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो अध्यक्ष की चुनाव की तारीख कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल का पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा, वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग पत्र दे दे। तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाए। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की
कम से कम 14 दिनों की सूचना न दे दी गई हो। तो इनफैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है, वैलिड पॉइंट। लोकसभा में क्या होगा, तो तत्कालीन जो समस्त सदस्य है उसके बहुमत से पारित संकल्प होगा। और क्वेश्चन तो यही पूछा गया है। इस कॉलम से आप देखेंगे कि मान लीजिए कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को एक तरह से देखेंगे, उसके पद को लेकर यदि विचाराधीन है तो उस कंडीशन में क्या है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इनफैक्ट 2024 में। ओके, यू गॉट माय पॉइंट फ्रेंड्स। तो यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं 2024 पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी सेक्शन में डायरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। इनफैक्ट ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार भी होगा। उस आप देखेंगे जब पेपर को, क्वेश्चन को, तो उसमें दिया है मत देने का अधिकार नहीं होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो इनफैक्ट मैं बता दूं कि एक तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यहाँ पे नहीं दे सकता है, लेकिन वो दूसरे कंडीशन में देगा, अपना निर्णायक मत देता है। यू गॉट माय पॉइंट। लेकिन जब उसके खिलाफ ही हटाने के खिलाफ संकल्प विचाराधीन हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक तरह से देखेंगे कि वह मत के बराबर में वोट नहीं दे सकता है, मत नहीं दे सकता है, लेकिन जो प्रथमतः वोट है वो अपना यूज़ कर सकता है, दे सकता है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा के बैठक तक पद धारण करके रखता है, यानी कि पद को धारण करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम समझेंगे कि उसका जो कार्य होता है और जो शक्ति होती है वो इनफैक्ट क्या होता है। तो अध्यक्ष आप देख पाएंगे यहाँ पे लोकसभा का प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, ठीक है। वह सदस्यों की शक्तियों या विशेषाधिकार का अभिभावक होता है, वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक भी जो है वो वर्चस्व रखता है। वह इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है तथा वह सदन के आदर, अंदर, सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा के अध्यक्ष 3 स्रोतों से एक देखेंगे, उसकी जो है वो शक्तियाँ एवं कर्तव्य मिलती हैं। जैसे भारत का एक संविधान से, दूसरा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करते हैं। तो 3 कंडीशंस हैं, 3 सोर्सेज है जहाँ से लोकसभा अध्यक्ष को जो उनको एक तरह से अथॉरिटी मिलती है। तो क्या क्या कंडीशन मिलता है, तो वो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग जो है वो पॉइंट में आपका दिया हुआ है। जैसे सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है, यह उसका प्राथमिक कर्तव्य और उसका अंतिम निर्णय भी होता है। दूसरा, संसद के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। यू गॉट माय पॉइंट। सदन में इसको अथॉरिटी ये मिला हुआ है। दूसरा, अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह गढ़ पूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गढ़पूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। ओके, तो 1/10 कोरम का जो है वो प्रोसेस होता है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। इनफैक्ट ये किस कंडीशन में, ये संसद की बात हो रही है, लेकिन जब इसके खिलाफ हटाने का संकल्प विचाराधीन हो उस कंडीशन में बराबर होने पे ये अपना वोट नहीं दे सकते हैं, बल्कि फर्स्टली अपना वोट यूज़ कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना होता है। दूसरी पॉइंट्स क्या है, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधायक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सबमिट बुलाता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी वैलिड पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो संसद के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो वह किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में आने की इजाज़त नहीं होती, हालांकि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने वाले व्यक्ति को छोड़कर। तो ये भी वैलिड पॉइंट है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधायक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। तो मनी बिल के रेफरेंस में इनकी पावर जो है वो राज्यसभा से काफ़ी ज़्यादा है। राज्यसभा में सिफारिश या उपराष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है। ओके। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष के किसी सदस्य की जो निरर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन की, वो आप देखेंगे यहाँ पे 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यू गॉट माय पॉइंट, यहाँ दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। ओके। वह देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उनके कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। मोस्टली जब आप मार्केट की टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आप देखेंगे कि लोकसभा की जो क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे। ओके। नेक्स्ट है आपका, यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे, वह लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष भी होता है। तो ये भी पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। चूँकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। क्या क्या हैं वो अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। जैसे वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है, उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। ओके। यू गॉट माय पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको सामान्य बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? 50। ओके। उसका वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है। उसके कार्य एवं आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा होती है, ओके, एंड न ही आलोचना, स्वतंत्र एवं मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। ओके। तो जो कंडीशन दिया है ना ब्रैकेट वाले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अंदर नहीं बाहर है। वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है, मीन्स उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को पद को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर आता है। ओके। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये भी काफ़ी वैलिड पॉइंट दिया हुआ है कि ब्रिटेन में संसद को, जैसे ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी व्यवस्था परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा अध्यक्ष से जितनी भी कंपोनेंट था, इनफैक्ट उसको हमने कर लिया। एंड दूसरा हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को। ओके। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, इनफैक्ट उस पर हम बात। लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है, अध्यक्ष का प्रेसिडेंट।
जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये आपके लिए वैलिड पॉइंट है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के, एंड दूसरा क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन की जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। पहला क्या कंडीशन है, उसके सदन के सदस्य न रहने पे। दूसरा, अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र जो है वो लिखित रूप में दे दे। तीसरा, लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। तो इनफैक्ट लोकसभा की जो अध्यक्ष का हटाने का जो प्रोसेस है सेम वो भी आपको यहाँ पे लोकसभा जो है वो उपाध्यक्ष के रेफरेंस में भी दी गई है। यू गॉट माय पॉइंट? अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। यू गॉट माय पॉइंट? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे आप, वैलिड पॉइंट है ये आपके लिए, और इसको समझ भी पाएंगे। जैसे ये वाला कॉलम समझिएगा तो ज़्यादा आपको बेटर होगा। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको इसको स्टार ऐसे कर लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। गॉट माय पॉइंट? ये सारे वैलिड पॉइंट हैं और ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बने हुए हैं PYQs में। जब आप देखेंगे तो अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता, लेकिन बराबर होने की दशा में मत करता है। लोकसभा अध्यक्ष बराबर होने पे नहीं देगा, यहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष बराबर होने की कंडीशन में वो दे सकते हैं। ठीक है, पहली बार यहाँ पे मत नहीं दे सकते हैं। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। गॉट माय पॉइंट? जैसे लोकसभा अध्यक्ष में हमने देखा था उन्हें बोलने का, सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन दी गई है। ओके, जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष के सदन अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। ओके, ये वैलिड पॉइंट है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किसी दिए गए वेतन भत्ते का हकदार है जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। ये भी वैलिड पॉइंट है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे। 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का हो या उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो। ठीक है, तो ये सब सारे जो है वो वैलिड पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिए गए हैं। एंड आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। तो थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि को यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। एंड फाइनली मैं बात करूँ तो इस वाले प्रोसेस को थोड़ा सा आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, संसद पार्ट 2 में केवल इतना ही, बिकॉज वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगी एंड आपके पास उतना टाइम भी तो नहीं है एंड बहुत करीब एग्ज़ाम है। तो आप अपने प्रिपरेशन को एक पूरी डिसिप्लिन के तहत और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखें। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। एंड जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।